नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि सभी को पता है, हम जो है पेपर 2 जो है हिंदी साहित्य, वह लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं नेट जेआरएफ का। तो बहुत से मित्रों ने, बहुत से छात्रों ने कहा कि पेपर 1 के लिए भी कुछ प्रयास कीजिए। तो उनके अनुरोध को हमने ध्यान में रखते हुए हमने भी कल से प्रारंभ किया है पेपर 1 पढ़ाना। पेपर 1 में हम देख रहे हैं शिक्षण अभिक्षमता। इसमें हमने कल हमने बहुत कुछ देखा था और आज उसके आगे का भाग हम देखने जा रहे हैं। कल हमने जो है हस्तक्षेप शासन यानी कहा जाए तो शिक्षण का राजनीतिक वातावरण कल हमने देखा था। और आज हम शिक्षण में चरों के विभिन्न कार्य यानी चरों के क्या कार्य होते हैं शिक्षण में, यह देखते हैं। और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए पेपर 1 हिंदी साहित्य, पेपर 1 और जो अनिवार्य पेपर है वो, और पेपर 2 हिंदी साहित्य, इन दोनों का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, जैसे कि कल के वीडियो में मैंने ज़्यादा विश्लेषण किया था, तो कोई मित्र बोल रहे थे कि ज़्यादा विश्लेषण मत कीजिए। तो मैं जितना परीक्षा में आने योग्य है वैसे सभी आने योग्य ही परीक्षा में, तो मैं प्रयास करूँगा कि कम विश्लेषण किया जाए। तो शिक्षण के चरों के विभिन्न कार्यों में सबसे प्रथम जो होता है वह है निदानात्मक कार्य होता है। फिर क्रियात्मक मूल्यांकन क्रिया, उपचारात्मक क्रिया यह होती है। पहला जो है इसका हम विश्लेषण देखते हैं, निदानात्मक या नैदानिक क्रिया। यह कार्य इस मान्यता पर आधारित है कि हर छात्र अद्वितीय है। इसमें शिक्षक की भूमिका ज़्यादा सक्रिय है। वह पाठ्य वस्तु और छात्र दोनों पर ही ध्यान देता है तथा इस बात का ध्यान रखना है कि छात्र को क्या आता है और क्या नहीं आता है। यानी निदानात्मक कार्य में क्या होता है, निदान करना। जैसे कि परीक्षा में यह सुमिलित कीजिए में पूछा जाए, निदानात्मक यानी निदान करना यानी हल निकालना यानी समस्या का निदान करना। तो शिक्षक को निदानात्मक नैदानिक कार्य में क्या क्या है कि शिक्षक को पहले से छात्र को क्या आता है, किस प्रकार का ज्ञान उसे अवगत है और किस प्रकार का ज्ञान उसको अवगत नहीं है। जो ज्ञान अवगत है उसकी पुनरावृत्ति की जाती है या उसके आगे का भाग पढ़ाया जाता है। निदानात्मक यानी समस्या का हल करना और नैदांतिक यानी हल निकालना। निदानात्मक या नैदानिक क्रिया यानी निदान निदान करना यानी क्या, हल निकालना। जो एकांत कोई समस्या है तो उसका हल निकालना। ऐसे ही परीक्षा में आजकल इसके समानार्थी शब्द देकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी यहाँ पर उपचारात्मक क्रिया क्या होती है? निदानात्मक दृष्टिकोण से छात्र की कई कमियां शिक्षक के सामने आती है। उपचारात्मक क्रियाओं में यह देखा जाता है कि उन कमियों को कैसे दूर किया जाए तथा छात्रों में वांछित परिवर्तन लाने के शिक्षण के उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए। इसमें शिक्षक का अनुभव, पूर्व ज्ञान, छात्रों की प्रकृति और उपलब्ध शिक्षण सहायता सामग्री इत्यादि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी यहाँ पर हम उपचार कब करते हैं? जब कोई समस्या है, कोई एकांत चोट लगी है, तब जाकर हम उसका उपचार करते हैं, निदान करते हैं। तो निदानात्मक में हमने क्या देखा, जो छात्रों को आता है या न आता है वह देखना। तो उपचारात्मक में क्या है, जो छात्रों को आता नहीं है, जो भी छात्रों में कमियां पाई गई है, उन कमियों की पूर्तता करना यानी उपचारात्मक क्रिया करना। अभी यहाँ पर है मूल्यांकन क्रिया। इन क्रियाओं से यह जाना जाता है कि छात्रों के आचार व्यवहार में वांछित परिवर्तन आया है या नहीं। इसको इस अध्याय के बाद में मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत वर्णित किया गया। यानी मूल्यांकन जो है विश्लेषण तरह से एक पॉइंट है मूल्यांकन, इसके अंतर्गत हम देखेंगे इसी टॉपिक के अंत में है वह मूल्यांकन। तो फिर मूल्यांकन क्या है? ऊपर जो हमने छात्रों के आचार विचारों में, व्यवहारों में जो परिवर्तन लाने का प्रयास किया था, उपचारात्मक में, निदानात्मक में, उसमें जो बदलाव लाने का, व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास किया था, वह प्रयास आया है या नहीं, उसकी देख रेख करना या कुछ परीक्षा के माध्यम से उनके गुणों की परख करना यानी मूल्यांकन करना है। अभी यहाँ पर
शिक्षण अनुदेश और अधिगम। शिक्षण अनुदेश अधिगम क्या है, यह हम देखते हैं। इन तीनों का परस्पर निकटतम संबंध है। अभी कौन से तीनों का निकटतम संबंध है? शिक्षण का, अनुदेश का और अधिगम का। इन तीनों का निकटतम संबंध है, यानी नज़दीक के रिश्ते हैं। शिक्षण मूल रूप से एक ऐसा कार्य है जो कि अधिगम को संभव बनाता है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक ऐसा कार्य है जो अधिगम को संभव बनाता है, यानी जो हमारे उद्देश्य है उस उद्देश्य को संभव बनाता है। इसलिए जब तक छात्र शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप कुछ सीखते नहीं, इसको निरर्थक ही माना जाए। यानी जब तक छात्र जो है जो भी शिक्षण के उद्देश्यों के अनुरूप, यानी शिक्षण का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं करते, उस उद्देश्य को सीखते नहीं है, तब तक शिक्षक जो है निरर्थक है, पूरी तरह से वह सफल नहीं होता है। इसलिए शिक्षण और अधिगम साथ साथ चलते हैं। शिक्षण किसी व्यक्ति को शिक्षित करने का मुख्य साधन होता है। यानी शिक्षण क्या है? शिक्षण जो है शिक्षण किसी व्यक्ति को शिक्षित करने का मुख्य साधन है। शिक्षण एक स्वयं व्यवसाय है। अभी शिक्षण क्या है? एक स्वयं व्यवसाय। एक मिनट में यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ये हुआ है, थोड़ा सा एक ऐड करना भूल गया हूँ मैं, तो मैं किताब में देखकर बताता हूँ। ये जो है हम KVS मदान के किताब से पढ़ रहे हैं। इसमें शिक्षण अनुदेश और अधिगम। शिक्षण किस लिए होता है? शिक्षण जो है, शिक्षण का मूल विचार ज्ञान जो है, शिक्षण का उद्देश्य जो है ज्ञान के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए होता है, और शिक्षण में अनुदेश निहित होता है। ये जो है ये हम बाद में विश्लेषण करेंगे। इसके बाद का जो है शिक्षण एक स्वयं व्यवसाय है। यानी शिक्षण क्या है? जो भी व्यवसाय है, चाहे किसी को हमें अध्यापक बनना है या कोई बिजनेसमैन बनना है, वह बनने की जो पूर्तता, कला कौशल्य सीखने के लिए हमें शिक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए शिक्षण एक स्वयं व्यवसाय यानी खुद का व्यवसाय निर्माण करने के लिए। अभी दूसरा जो है वह है शिक्षण विज्ञान भी है और कला भी है। अभी शिक्षण क्या है? शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है और कला भी है। इसमें जो है, इसमें विज्ञान की विशेषताएं क्या है? व्यवस्थित ज्ञान का समूह, यानी एक व्यवस्थित एक सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान की जो है रूपरेखा समाहित की हुई है। इसलिए कहते हैं कि विज्ञान की विशेषताओं में व्यवस्थित ज्ञान का समूह। अभी क्या है? निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित सिद्धांत, यानी सिद्धांत हमने पारित किए है, स्थापित किए है, वह सिद्धांत किस विज्ञान है तो क्या होता है? उसका निरीक्षण करके, उसका परीक्षण करके फिर वह सिद्धांत है जो लागू किया जाता है। अगला क्या है? कारण और परिणाम संबंध, यानी जो भी सिद्धांत हमने लागू किए, जो भी नियम बनाए हैं, उसके कारण क्या है, उसके अच्छे और बुरे परिणाम क्या है, इसके संबंध भी हम देखते हैं। फिर क्या है? सार्वभौमिक सिद्धांत, यानी कोई सिद्धांत हम लागू करते हैं तो वह सिद्धांत सभी व्यापक जनसमूह को किस प्रकार वह हित का हो सकता है, इसका भी हम विचार करते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं के परिणामों के पूर्वानुमान की आवश्यकता, यानी यह विज्ञान की विशेषता है कि कोई वैज्ञानिक यदि शोध करता है तो उसका शोध करने से पूर्व वो भविष्य आने वाली पीढ़ी पे या भविष्य में उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं या बुरे होते हैं, अच्छे परिणाम होंगे तो किस प्रकार होंगे और बुरे परिणाम होंगे तो किस प्रकार होंगे। यह जो है विज्ञान की विशेषता है। मैं फिर से विज्ञान की विशेषता पढ़ता हूँ। वैज्ञानिक ज्ञान का समूह, निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित सिद्धांत, कारण और परिणाम संबंध, सार्वभौमिक सिद्धांत, भविष्य में होने वाली घटनाओं के परिणामों के पूर्वानुमान की संभावना, ज्ञान के प्रयोग से सार्थक परिणाम प्राप्त करना ही कला है। यानी ज्ञान के प्रयोग से सार्थक परिणाम प्राप्त करना ही कला है। अभी ज्ञान से प्रयोग, कला यानी क्या है? ज्ञान के प्रयोग से सार्थक परिणाम, यानी ज्ञान अर्जित करके जो हम सार्थक परिणाम दिखाते हैं वही कला है।
कला कार्य करने की विधि है। कला क्या है? कला कार्य करने की विधि है, कुशलता है। जबकि विज्ञान यह बताता है कि कैसे किया जाए, यानी विज्ञान क्या बताता है? वह कैसे किया जाए। लेकिन कला कार्य को व्यवहार में लाना है, यानी कला क्या है? कला जो है, कला व्यवहार को कार्य में लाना है, यानी कार्य को व्यवहार में लाना यानी कला है। अभी उदाहरण के लिए देखते हैं, भरतनाट्यम नृत्य के सिद्धांत सुनिश्चित है, यानी भरतनाट्य करने के लिए जो भी सिद्धांत है वह सुनिश्चित किए हुए हैं, परंतु इसका व्यावहारिक रूप सब कलाकारों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। यानी नाट्यम के जो सिद्धांत है वह सुनिश्चित है, वह बदले नहीं जाते, लेकिन फिर भी हर एक कलाकार के लिए वह सिद्धांत जो है भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। यह विज्ञान भी हुआ और कला भी हुआ। अभी यहाँ पर विज्ञान क्या हुआ? विज्ञान हुआ कि भरतनाट्यम के सिद्धांत, और कला क्या हुई? उस सिद्धांत को विभिन्न कलाकारों द्वारा सिद्धांत जो है अलग अलग होते हैं, यह होती है कला। अभी क्या है दूसरा? शिक्षण व्यवसाय व्यवस्थित ज्ञान, यानी शिक्षण क्या है? शिक्षण व्यवसाय व्यवस्थित ज्ञान पर आधारित है, यानी शिक्षण जो है व्यवसाय व्यवस्थित, यानी शिक्षण जो है व्यवसाय व्यवस्थित ज्ञान पर आधारित है, जो जीवन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और साहित्यिक क्षेत्रों से प्राप्त किया गया है। शिक्षण समाज के धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से भी प्रभावित होता है। शिक्षण किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है? तो शिक्षण जो है समाज के धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से प्रभावित होता है। शिक्षण तकनीकों में संचार को सरल बनाने के लिए निश्चित अनुदेशों एवं क्रम का पालन किया जाता है। शिक्षण तकनीकों को संचार में सरल बनाने के लिए निश्चित जो भी बनाकर दिए हुए नियम हैं, उस नियमों का पालन किया जाता है। विज्ञान की मान्यताओं के आधार पर एक शिक्षक को प्रशिक्षित किया जा सकता है, यानी विज्ञान क्या कहता है? यदि हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो पहले प्रशिक्षण लेना चाहिए कि जो भी अध्यापन की विधियां है वह विधियां खुद में बनानी चाहिए, खुद में वह अंगीकार करनी चाहिए और बाद में वह पढ़ाना चाहिए। यह विज्ञान कहता है कि शिक्षक यदि छात्रों को पढ़ाता है तो वह शिक्षक प्रशिक्षित किया जा सकता है, यानी शिक्षक को ज्ञान देकर जो भी टीचिंग की जो भी पद्धतियाँ है वह पद्धतियाँ सिखाकर उसको पढ़ाना दिया जाता है। शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए निश्चित विधियों का अनुसरण किया जाता है, यानी फिर शिक्षक को प्रशिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए उस विधि का भी निश्चित अनुसरण किया जाए, वह विधियाँ भी निश्चित तौर से स्थापित की जाती है। शिक्षण को अधिकतर कला के रूप में ही जाना जाता है, यानी शिक्षण को ज़्यादातर कला के रूप में जाना जाता है, जो कि कक्षा के गतिशील वातावरण में व्यावहारिक रूप लेती है। अर्थात शिक्षण का व्यावहारिक पक्ष कलात्मक है। शिक्षण का कौन सा पक्ष कलात्मक है? तो शिक्षण का व्यावहारिक पक्ष जो है वह कलात्मक है। हम यह जानते हैं कि अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को समझना आवश्यक है। अभी यहाँ पर क्या है? अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों के बीच यानी छात्रों के बीच जो मतभेद है उस मतभेदों को समझना आवश्यक है, ताकि अनुदेश को इसी के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता। अभी अनुदेश यानी जो भी उद्देश्य है उस उद्देश्य को साकार रूप से सफल बनाना है, तो फिर छात्रों के बीच के मतभेदों को समझना होगा, दूर करना होगा, यानी उनका निदान करना होगा। संक्षेप में कहे तो शिक्षण सिद्धांत सभी के लिए समान है, यानी शिक्षण का जो सिद्धांत है वह सभी के लिए समान है, एक जैसा है, परंतु उसको किस प्रकार से व्यवहार में संवाद आनी है यह शिक्षक पर नहीं, यानी किस प्रकार उस शिक्षण के सिद्धांत जो है सभी के लिए समान है, लेकिन उस सिद्धांत को साध्य करने के लिए शिक्षा जो है किस प्रकार छात्रों तक पहुंचानी चाहिए यह किस पर निर्भर करता है? एक टीचर पर, शिक्षक पर निर्भर करता है। अगला जो पॉइंट होता है वह है शिक्षण के उद्देश्य, यानी शिक्षण के क्या उद्देश्य है। एक सूचना आधारित आधुनिक समाज में जिसमें ज्ञान का तेजी से प्रसार हो रहा हो, शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने छात्रों को प्रेरित और सज्जित करें। छात्र भी अपने
स्तर पर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयत्न करें। यानी यहाँ पर शिक्षण के उद्देश्यों में क्या है, एक सूचना आधारित आधुनिक समाज में जिसमें एक सूचना आधारित यानी एक तकनीकी आधुनिक समाज में ज्ञान का जो प्रसार है वह तेजी से हो रहा है। शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि यानी शिक्षकों के लिए कौन सी बात महत्वपूर्ण है कि वह दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। यानी वह दीर्घकालिक जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा समय लगता है उस पर वह ध्यान केंद्रित करने के लिए छात्रों को प्रेरित करें। यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्रों का जो लक्ष्य है, यानी छात्रों का लक्ष्य क्या होता है कि रोजगार प्राप्त करना। उनके रोजगार प्राप्त करने के लक्ष्य को छात्रों के शिक्षक उनको प्रेरित करें कि उन अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दे। छात्र भी अपने स्तर पर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए फिर छात्र भी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। नेट परीक्षा के परिवर्तित होते हुए पैटर्न के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य और उनके वर्गीकरण के सभी स्तरों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यानी जो दिनों दिन जो है नेट का पेपर या नेट का पाठ्यक्रम जो है वह बदल रहा है, परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, तो उनके अनुसार जो है परीक्षा के बदलते पैटर्न के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य और वर्गीकरण को ध्यान में रखना आवश्यक है। अभी शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। अभी शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किस प्रकार है, उसमें है निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने के दो मुख्य तरीके हैं। यानी उसमें भी जो निर्देशात्मक उद्देश्य है उस निर्देशात्मक उद्देश्य के भी दो तरह वर्गीकरण किया जा सकता है। उसमें पहला है ब्लूम द्वारा किया गया वर्गीकरण में निर्देशात्मक उद्देश्यों का ब्लूम द्वारा वर्गीकरण किया गया है, और उसके बाद ग्यांगने और ब्रिग्स द्वारा भी वर्गीकरण किया गया है। अभी यहाँ पर उनका हम विश्लेषण देखते हैं। ब्लूम के द्वारा शिक्षण निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। अभी ब्लूम ने किस प्रकार शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है यह देखते हैं। ब्लूम जो है 1956 के अनुसार, यानी ब्लूम ने 1956 के अनुसार, यानी ब्लूम का जो समय है वह 1956 है। ब्लूम के अनुसार शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यानी ब्लूम के द्वारा शिक्षण के जो अनुदेशात्मक उद्देश्य है उन उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी बांटा जा सकता है, जिनको एंग्लो भाषा के 3 एज भी कहा जाता है। यानी एंग्लो भाषा के 3 एज भी कहा जाता है। जो ब्लूम ने अनुदेशात्मक उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में बांटा है, विभाजित किया है, उसी विभाजन को आंग्ल भाषा में 3 एज भी कहा जाता है। अभी 3 एज क्या है, जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित। इसका विस्तृत वर्णन निम्न, यानी इसका वर्णन क्या है, जो ज्ञानात्मक क्या है, भावात्मक क्या है, मनोसंचालित क्या है, इसका जो विश्लेषण है वह नीचे देखते हैं। शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। अभी ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र यह बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित होता है। अभी यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रश्न है वह है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान जो है यह मूल रूप से जानकारी या सामग्री को याद करने से संबंधित है। ज्ञान जो है, जो हम पाठांतरित करते हैं, जो मूल सामग्री होती है उस सामग्री को याद करने से संबंधित होता है। अभी दूसरा क्या है, बोध। बोध क्या है, बोध यह है कि स्तर सामग्री का अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित, यानी जो सामग्री है उस सामग्री का अर्थ हम किस प्रकार समझते हैं, उस अर्थ को समझने की जो क्षमता खुद के अंदर होती है उसको बोध कहते हैं। अगला जो है वह है उपयोग। यह अमूर्त या भावात्मक ज्ञान को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाने जाने से संबंधित है। उपयोग क्या है, उपयोग यानी यह जो अमूर्त या भावात्मक ज्ञान होता है हमारे पास, उस ज्ञान को, या अमूर्त व्यवहारिक, जो अमूर्त है, जो भावात्मक ज्ञान है, उस ज्ञान को व्यवहार में लाने की जो कला होती है उसको उपयोग कहते हैं। अभी यहाँ पर विश्लेषण, यह एक बिंदु आता है। विश्लेषण क्या है, प्राप्त सूचना को घटनाओं में इस प्रकार से विभाजित करना ताकि उसके अर्थ को उचित ढंग से समझा जा सके। यानी विश्लेषण क्या है, जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है
जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है उस प्राप्त सूचना को इस प्रकार विभाजित करना, ताकि इस प्रकार विभाजित करना, इस प्रकार उसका विघटन करना कि उसका उचित अर्थ, सही अर्थ निकल सके और वह सही निकला हुआ अर्थ हमें समझ सके, इसको विश्लेषण कहते हैं। अभी यहाँ पर संश्लेषण संश्लेषण यह एक बिंदु है। यह मूलतः घटकों को समावेशित करने के बारे में है ताकि एक सामग्री सोच विकसित हो। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम भी माना जाता है। यानी संश्लेषण का क्या है? संश्लेषण यानी जो अन्य घटक है उन सभी घटकों को एकत्रित करने के बाद एक जो सामग्री बनती है, उस सामग्री जो नई सामग्री विकसित होती है उसका उपयोग करना। यानी कहा जाए तो संश्लेषण यानी जो विश्लेषण है, विश्लेषण का ही विलोम यानी विश्लेषण का ही लुप्त स्तर यानी संश्लेषण कहा जाता है। अभी यहाँ पर मूल्यांकन मूल्यांकन क्या है यह भी देखते हैं। यह विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के मूल्यांकन के बारे में भी किया गया निर्णय है। अभी मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन यानी यह विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के मूल्यांकन के बारे में किया गया निर्णय। यानी मूल्यांकन इस पाठ के इसी टॉपिक के अंत में एक मूल्यांकन एक बिंदु है, उसमें हम मूल्यांकन क्या होता है एक सही तरीके से समझा पाएंगे। लेकिन फिर भी कहा जाए तो यहाँ पर मूल्यांकन यानी क्या? मूल्यांकन यानी हम जो भी छात्रों में ज्ञान देते हैं उस ज्ञान का उन्होंने उपयोग कितना समझ लिया है उसको जांचना या उसकी पड़ताल करना, फिर यही मूल्यांकन होता है। अभी यहाँ पर भावात्मक ज्ञान क्षेत्र क्या है? इस भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में जो है, इस ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से मनोदृष्टि या मनोभाव प्रेरणा शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता जो हम सीखते हैं। यानी भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में क्या आता है? जो ज्ञान मुख्य रूप से मनोदृष्टि या मनोभाव यानी जो ज्ञान है वह मन की दृष्टि में या मन के भावों में हृदय में समाया हुआ है या हृदय को वह द्रवित करने वाला है, फिर हृदय से वह हृदय में प्रेरणा उत्पन्न करने वाला हो। शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता जो हम सीखते हैं उसका महत्व जानना और जीवन में अनुशासन कैसे मूल्य को स्थापित समावेशित कैसे किया जाए इत्यादि आते हैं। इसमें निम्न स्तर सम्मिलित है। यानी फिर भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में कौन कौन से स्तर सम्मिलित है? फिर उसमें है आग्रहण। आग्रहण यानी क्या है? सुनने की इच्छा। यानी कोई बोल रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है, तो बच्चे के छात्रों के अंदर यदि सुनने की इच्छा है तो वह सुनेगा। सुनने की इच्छा को ही आग्रहण कहा जाता है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में। फिर क्या है? प्रतिक्रिया। क्योंकि वह सुनेगा, समझेगा, फिर वह प्रतिक्रिया देगा। सहभागिता की इच्छा यानी प्रतिक्रिया कब देगा वह? क्योंकि उसमें जब सहभागिता की इच्छा उत्पन्न होगी। यानी शिक्षक पढ़ा रहा है, छात्र सुन रहे हैं और छात्रों से शिक्षक प्रश्न पूछ रहा है, फिर वह सुनेगा, समझेगा, तब जाके उसको उस प्रश्न सवाल के चर्चा में उसको सहभागिता करने की इच्छा होगी। इसको प्रतिक्रिया कहते हैं। फिर यहाँ पर आकलन आता है। आकलन यानी क्या? जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है। आकलन यानी अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका आपको क्या महत्व है, यह यदि आपको समझ में आता है तो आकलन होता है आपका। अभी उसके बाद क्या है? संयोजित करना, निरूपण। अभी फिर यहाँ पर मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, यह हमने ऊपर भावात्मक ज्ञान क्षेत्र देखा, अभी यहाँ पर मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र देखते हैं। इसको हम मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है, मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र किसको कहते हैं या किसके अंतर्गत आते हैं? तो मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत ही मनोगत्यात्मक ज्ञान क्षेत्र आता है, मनोप्रेरक ज्ञान क्षेत्र आता है, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र आता है। यह मुख्य रूप से तकनीकी कौशल्य के अधिग्रहण यानी जो तकनीकी कौशल्य के निकट से संबंधित है। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अनुदेशात्मक उद्देश्यों की निम्न 5 स्तर वर्णित है। यानी मनोगत्यात्मक मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अनुदेशात्मक जो उद्देश्य होता है उन उद्देश्यों को 5 स्तर के अनुसार
5 स्तर में वर्णित करके हम जान सकते हैं। वह 5 स्तर कौन से हैं? पहला है प्रतिरूपता। इसमें किसी कुशल व्यक्ति या शिक्षार्थी के कौशल्य को यथारूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। यानी प्रतिरूपता में क्या है? प्रतिरूपता यानी किसी कुशल व्यक्ति यानी कोई एक अच्छा पढ़ाने वाला शिक्षक है, अध्यापक है, उस शिक्षक का अनुकरण यदि छात्र करता है और वह कौशल्य अपने अंदर लाने का प्रयास करता है और फिर उसको प्रसारित भी करने का प्रयास करता है, उसको प्रतिरूपता कहा जाता है। अगला क्या है? कार्य साधना या हस्त कौशल्य। कार्य साधना या हस्त कौशल्य में क्या है? एक शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण आदि के साथ प्रयोग करने का प्रयत्न करता है। कार्य साधना के अंतर्गत क्या है? जैसे कि विज्ञान शाखा में जो प्रयोग किए जाते हैं, जो मशीनरी होती है, जो उपकरण होते हैं, उसके साथ एक नया प्रयोग करने का प्रयत्न करने का। जैसे कि ITI में जो जॉब रहता है, वह जॉब मशीन के ऊपर बनाकर देखने का प्रयत्न करना, यह कार्य साधन या हस्त कौशल्य के अंतर्गत आता है। ऐसा करने से उसका क्या, छात्रों का क्या, आत्मविश्वास बढ़ता है। अभी यहाँ पर क्या है? तीसरा, परिशुद्धता। परिशुद्धता के अंतर्गत क्या आता है? अक्सर यह कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। यानी यहाँ पर परिशुद्धता क्या है? हम एक ही कार्य को बार बार कर रहे हैं और करते करते उस कार्य में हम कुशलता प्राप्त करते हैं, वह कौशल्य हम प्राप्त करते हैं और वह कार्य करते समय हमने वह बार बार अभ्यास यानी बार बार वही कार्य कर उसमें सुधार आता है और वह कार्य करने में हम निपुणता प्राप्त करते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको परिशुद्धता कहते हैं। जैसे हिंदी में काव्य प्रयोजन में यह बात बताई जाती है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। उसी प्रकार परिशुद्धता यानी एक ही कार्य को बार बार करके उसमें सुधार लाना या वह उसमें निपुण हो जाना। अभी यहाँ पर क्या है? स्पष्ट अभिव्यक्ति। यह भी सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। अभी स्पष्ट अभिव्यक्ति यानी मैं जो बोल रहा हूँ वह सभी को समझ में आ रहा है या नहीं, यह कब आएगा? मैं यदि बार बार पढ़ा रहा हूँ, हर रोज़ पढ़ाते पढ़ाते मुझ में सुधार आ जाएगा और मेरी जो अभिव्यक्ति है वह स्पष्ट रूप से हो जाएगी और आपको भी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। अभी पाँचवा क्या है? पाँचवा जो है वह है प्रकृतिकरण। इसमें कौशल्य को आत्मसात किया जाता है और शिक्षार्थी अनुरूप बनाना, संशोधन करना, नई तकनीकों को नियत करना आदि गुणों को सीखता है। प्रकृतिकरण में क्या है? प्रकृतिकरण में जो भी कौशल्य आत्मसात किए हुए हैं, जो भी कौशल्य आत्मसात किए हुए हैं, हमने सीखे हैं, उन कौशल्य को शिक्षार्थी जो है यानी छात्र जो है, सीखे हुए कौशल्य को छात्र अनुरूप बनाता है, यानी अपने कार्य के अनुरूप कार्य करने के लिए वह तैयार करता है, संशोधन करता है और फिर उसमें नई तकनीकों को नियत यानी उसमें भी फिर नए तकनीक, नए नियम लागू करता है। यह गुण सीखता है छात्र प्रकृतिकरण में। अभी यहाँ पर क्या है? शिक्षण अधिक्षपता। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिनट। शिक्षण अधिक्षपता में वर्ष 2001 में एंडरसन और करतउल ने ब्लूम वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया। यानी वर्ष 2001 में क्या किया? एंडरसन और करतउल, इन दो विद्वानों ने जो ब्लूम का जो वर्गीकरण था, उन वर्गीकरण में संशोधन किया और इसके अनुसार ज्ञान को सोचने का परिणाम माना गया। फिर इन्होंने करतउल और एंडरसन ने जो संशोधन किया ब्लूम के वर्गीकरण में, फिर उन्होंने ज्ञान को सोचने का परिणाम माना है। उन्होंने समझ के स्थान पर बोध शब्द और संश्लेषण के स्थान पर सृजनात्मक शब्द के प्रयोग पर अधिक बल दिया है। अभी
एंडरसन और करतुल ने किन दो शब्दों पर अधिक बल दिया है? जैसे कि मैं फिर से पढ़ता हूँ, ब्लूम वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया है। किसने किया है? एंडरसन और करतुल ने। इन्होंने जिसके अनुसार ज्ञान को सोचने का परिणाम माना है, उन्होंने समझ के स्थान पर, यानी जो ब्लूम ने समझ शब्द दिया था, वहाँ पर करतुल और एंडरसन ने संश्लेषण शब्द रखा है। और जहाँ सृजनात्मक शब्द था, वहाँ पर उन सृजनात्मक शब्द के प्रयोग पर बल दिया है। यानी स्थान संश्लेषण पर के शब्द के स्थान पर उन्होंने सृजनात्मक शब्द रखा है। एंडरसन और करतुल के अनुसार ज्ञान के चार आयाम है। यानी एंडरसन और करतुल, इनके अनुसार जो है ज्ञान के चार आयाम है। वह चार आयाम कौन से है? उसमें है अध्यात्म ज्ञान, वैचारिक ज्ञान, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, और चौथा है मेटाकॉग्निटिव ज्ञान। इसको हम ज्ञान का ज्ञान भी कहते हैं। ज्ञान का ज्ञान किसको कहते हैं? जो मेटाकॉग्निटिव ज्ञान होता है उसको ज्ञान का ज्ञान कहते हैं। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए, इसका ज्ञान, यानी ज्ञान की प्राप्ति कैसे किए जाए, इसका ज्ञान यानी मेटाकॉग्निटिव या ज्ञान का ज्ञान कहते हैं। अभी ज्ञांगे और ब्रिग्स के अनुसार शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। अभी जो ज्ञांगे और ब्रिग्स है, इन दोनों ने निर्देशात्मक उद्देश्यों का किस प्रकार वर्गीकरण किया है, यह हम देखते हैं। इस वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है? ज्ञांगे और ग्रिग्स ने जो वर्गीकरण किया है उसमें है बौद्धिक कौशल्य। अभी बौद्धिक कौशल्य के अंतर्गत यह कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम से सीखने में महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। यानी बौद्धिक कौशल्य क्या है? जो भी समस्या है उस समस्या को किस प्रकार सुलझाया जाए, इसका ज्ञान प्राप्त करना यानी बौद्धिक कौशल्य होता है। अभी यहाँ पर ज्ञानात्मक रणनीतियाँ क्या है? इसमें किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति और विचार कौशल्य को विकसित करने हेतु विधियों और तकनीकों को समावेशित किया जाता है। ज्ञानात्मक रणनीतियों में क्या है? हम जो है स्वयं शिक्षण की जो स्मरण शक्ति होती है, स्मरण शक्ति, विचार कौशल्यों को किस प्रकार विकसित करना है, किस पद्धति से विकसित करना है, वह जो विधियाँ होती है, वह जो मार्ग होते हैं, उन तकनीकों को समावेशित किया। यानी ज्ञान प्राप्त करने की जो विधियाँ है, उन विधियों को ज्ञानात्मक रणनीतियाँ कहा जाती है। यानी कोई भी बात करने से पहले हम उसका पूर्व नियोजन करते हैं। उसी प्रकार जो ज्ञानात्मक रणनीति यानी ज्ञान प्राप्त करने की जो नीतियाँ होती है, उसको ही रणनीति कहा जाता है। अभी यहाँ पर जो है मौखिक सूचना क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में होता है। अभी मौखिक सूचना क्या है कि समझो सेमिनार, मौखिक सूचना का मुख्य उदाहरण बताया जाए तो सेमिनार, यानी जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया है वह ज्ञान बताना या सभी के सामने प्रसारित करना। संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, इसके अंतर्गत जब मस्तिष्क तंत्रिका प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं तो उसमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है आता है। यानी संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता। फिर शारीरिक क्षमता क्या है? जो भी उसके मस्तिष्क में, तंत्रिका में, प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ, जो भी उसका मस्तिष्क है, उसकी सभी शारीरिक तंत्रिका है तथा स्नायु है, वह सब एक साथ कार्य करने लगते हैं और उसमें एक सामंजस्य आ जाता है, तब जाकर उसमें संचलन तंत्र और शारीरिक क्षमता का भाव उत्पन्न होता है। यानी यहाँ पर अभी पांचवा जो है वह है मनोदृष्टि। अभी मनोदृष्टि क्या है? यह किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। यानी मनोदृष्टि यानी किसी व्यक्ति की जो आंतरिक, यानी वह आंतरिक मन से वह तैयार है या नहीं किसी चीज़ को, या आंतरिक मन से वह उसकी मानसिक स्थिति आने वाले समस्याओं का सामना करने के लिए ठीक है या नहीं, यह जानना यानी मनोदृष्टि। अभी शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक, शिक्षण सूत्र, यानी शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक कौन से है, शिक्षण के महत्वपूर्ण सूत्र कौन से है, यह हम देखेंगे। शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न शोधों के आधार पर समय समय पर अनुभवी शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने अनुभव को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया है। यानी शिक्षण
शिक्षण क्षेत्र में जो है विभिन्न शोध हुए हैं, अलग अलग प्रकार के शोध हुए हैं। उस शोध के आधार पर जो भी अनुभवी शिक्षक है, जो भी मनोवैज्ञानिक है, जो भी शिक्षा शास्त्रज्ञ हैं, उन्होंने अपने जो मत है या अपने जो अनुमान है वह प्रस्तुत किए हैं। इसी सूत्र रूप में दिए गए अनुभवों को शिक्षण सूत्र कहा जाता है। फिर इसी को ही अनुभवों को शिक्षण सूत्र कहा जाता है। इसका प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक बन जाती है। शिक्षण पद्धति जो है शिक्षण पद्धति कब प्रभावशाली और वैज्ञानिक बन जाती है? जब अ, वह मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण शास्त्रियों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर नए रूप प्रस्तुत किए हैं या सूत्र बनाए हैं, नया अनुमान व्यक्त किया है। इन्हीं सूत्र रूप में किए गए अनुभव शिक्षण सूत्र कहा जाता है। फिर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना ही उसको अधिगम प्रक्रिया या प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक बना देती है शिक्षण प्रणाली को। शिक्षण के सूत्रों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अभी शिक्षण के जो सूत्र होते हैं उन सूत्रों को निम्न रूप में हम देखते हैं। पहली जो क्या है शिक्षण का सूत्र, वह है सरल से जटिल की ओर। सरल की जटिल की ओर में पाठ्य सामग्री को संगठित करते एवं कक्षा अनुदेश के समय शिक्षक को चाहिए कि यह सरल प्रत्यय विद्यार्थियों को पहले बताए, फिर क्रमानुसार जटिलतर प्रत्ययों को, ताकि उनकी रुचि बनी रहे। शिक्षक आसपास के उदाहरण से विषय को प्रारंभ कर सकता है। यानी सरल से जटिल की ओर यानी क्या है, जो भी पाठ्यक्रम सामग्री है उस पाठ्यक्रम सामग्री को छात्रों को पढ़ाते समय, यानी हम जो है समझो कोई एक कहानी पढ़ा रहे हैं, वह कहानी जो है उस कहानी की पहले जटिल शब्दों का प्रयोग न करते हुए एक सरलता के रूप में पहले बताए। पहले उसका पहले पूर्व ज्ञान देखा जाए और फिर उसको उस ज्ञान के साथ जोड़कर फिर आगे कहानी बढ़ाई जाए। यानी कहा जाए तो शिक्षक चाहिए कि सरल प्रत्यय यानी पहले जो सरल उदाहरण है वह बताए जाए और फिर वह क्रमानुसार जटिलता यानी धीरे धीरे सरलता बताकर सरलता के क्रम लगाकर फिर बताकर फिर जटिलता फिर कठिन बताया जाए और कठिन ज्ञान उन तक पहुंचाया जाए। ताकि क्या होता है, इससे जो है छात्रों में जो रुचि होती है वह रुचि बनी रहती है और ज्ञान के लिए रुचि उसमें निर्माण होती है। यानी वह लेक्चर करने के लिए उसमें उत्साह रहता है। ताकि सरल से जटिल की ओर यानी समझो जटिल है और उसको जटिल की तरह ही हमने पढ़ाया तो उसमें जो है छात्रों में वह ज्ञान प्राप्त करने की रुचि कम हो सकती है। इसलिए सरल से जटिल की ओर पहले सरल पढ़ाते जैसे कि कहा जाए तो हमें समझो टेबल याद करने हैं तो टेबल याद करते समय पहले हम 2 का टेबल याद कराते हैं, फिर 3 का टेबल याद कराते हैं और फिर जाकर 15, 16, 20 ऐसे, यानी सरल से जटिल की ओर। यदि हमें टेबल याद करना है तो हमने कहा कि 7 का और 8 का टेबल पहले ही पढ़ाया, तो वहाँ उसको समझ में नहीं आ जाएगा, उसमें जो रुचि है वह रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसलिए पहले 2 का टेबल ही बच्चों को याद कराना चाहिए, 3 का टेबल और फिर जाकर ऐसे क्रमागत 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, यानी सीधा डायरेक्ट 7 का टेबल उसको मुखोद्गत करने के लिए छात्रों को कहा तो उनको जटिल लगेगा, क्योंकि 7 का टेबल थोड़ा सा जटिल है भी। तो इसीलिए मैंने यह उदाहरण दिया कि शिक्षण किस प्रकार सरल से जटिल की ओर होना चाहिए और सरल से जटिल की ओर गए यानी सरलता से कठिन की ओर। ऐसा अगला क्या है, अगला है ज्ञान से अज्ञात की ओर। यानी ज्ञान के अज्ञात की ओर में क्या है, यह देखा जाता है कि छात्रों को पहले क्या बातें आती है। छात्रों को पहले वो बातें बतानी चाहिए जिसका छात्रों को पूर्व ज्ञान है। यानी छात्रों को क्या बताना चाहिए कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते समय छात्रों को पहले यह बताना चाहिए कि पहले उनको क्या याद है। जैसे कि कहा जाए तो जैसे भाषा विज्ञान पढ़ा रहे हैं, यानी भाषा विज्ञान पढ़ा रहे हैं और भाषा विज्ञान पढ़ाने से पूर्व उन भाषा विज्ञान की जो अवधारणा है वह अवधारणा पहले से बच्चों ने सुनी है, पहले से बच्चे ने याद की हुई है, पहले से उन बच्चों ने अध्ययन किया है छात्रों ने, तो फिर वहाँ हम उस अवधारणा को ही समझाते हैं और फिर उनको भाषा विज्ञान की ओर उनका मुख मोड़ते हैं तो उनको समझने में एक आसानी आ जाती है।
इस प्रकार फिर से हम एक गणित का ही उदाहरण लेते हैं, मैथ का। जो सूत्र हमें पता है, जैसे कि पाइथागोरस का सिद्धांत, उसके पहले जो जो भी फार्मूले होते हैं वह फार्मूले हमें पहले से पता होते हैं, और फिर जो पाइथागोरस का सिद्धांत है फिर वह फार्मूले बताकर फिर पाइथागोरस का सिद्धांत बताने से बच्चों को तुरंत वह समझ में आता है। इसलिए क्या शिक्षा देते समय ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी पहले को बच्चे को जो पहले जानकारी है वह जानकारी पहले बताना, और फिर जो जानकारी बच्चों को पता ही नहीं है वह पहले बाद में देना, ऐसा। अभी फिर क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों को पहले सरल तथा मूर्त पदार्थों के विषय में ज्ञान देना चाहिए, बाद में उन्हें अमूर्त या सूक्ष्म तथ्यों के विषय में जानकारी देनी चाहिए। प्रतिमान या चार्ट के सहारे किसी वस्तु का वर्णन करना सरल होता है। यानी मूर्त यानी क्या है, जो दिखता है, जो दिखता है वास्तव में वो चीज़ है, हमारी आंखों से देखी जाती है, उसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो उन चीज़ों के बारे में उन्हें पहले बच्चों को बताना, और फिर बताने के बाद, पढ़ाने के बाद, फिर जो अमूर्त, अभी अमूर्त यानी क्या है, जो आंखों से देखी नहीं जाती, जिसको छुआ नहीं जाता, जिसको हम बात नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उसको अमूर्त यानी उसका वास्तव्य नहीं है। लेकिन मूर्त का क्या है, मूर्त यानी उसकी मूर्ति हमारे सामने मौजूद है, वो हम आंखों से देख सकते हैं, उसका वर्णन देखकर कर सकते हैं। ऐसे मूर्त चीज़ों का हम पहले छात्रों को बता दें तो उनमें एक रुचि निर्माण होती है। और फिर अमूर्त, फिर जो वास्तव में, फिर कहा जाए तो हिंदी साहित्य में सगुण निर्गुण, सगुण यानी जो रूप होता है, और निर्गुण यानी जिसका रूप नहीं होता। यहाँ पर क्या है, मूर्त यानी सगुण और अमूर्त यानी निर्गुण। यहाँ पर पहले ये बताया जाए तो फिर उसको बच्चों को, छात्रों को एक सरल तरह से समझ में आता है। तो यह मूर्त और अमूर्त का ज्ञान देने के लिए चार्ट और चार प्रतिमान या चार्ट के सहारे किसी वस्तु का वर्णन करना सरल होता है। यानी जो मापन तंत्रिका होती है उसका चार्ट बनाना, प्रतिमान यानी जो मापन तंत्रिकाएँ होती है, फिर वो चार्ट के सहारे ये समझाना, बच्चों को समझाना एक सरल होता है, आसान जाता है, और बच्चे भी तुरंत समझ में जाते हैं। अभी क्या है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अगला पॉइंट क्या होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर। यानी शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता होती है, भरी धीरे 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 उनमें परिपक्वता आती है। शिक्षण का कार्य, यानी यहाँ पर क्या है, जो अनिश्चित है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी प्रारंभिक दौर में जब नए नए छात्र आते हैं तो उनमें शिक्षा के प्रति अस्पष्टता होती है, यानी उनके लक्ष्य उनको निश्चित तरह से, वो लक्ष्य उनको पता नहीं होते, उद्देश्य पता नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे उनमें उनके लक्ष्य, उनके उद्देश्य पता होते हैं। जैसे हमें अध्यापक बनना है तो हमने तुरंत स्कूल में जाने के बाद अध्यापक बनना है, यह हमने तय किया, क्या बाद में हमने तय किया कि हमें अध्यापक बनना है। तो इस प्रकार पहले अनिश्चित, यानी पहले तो है अनिश्चित है, फिर अनिश्चित के बारे में जानते जानते ही फिर उनके उद्देश्य जो है निश्चित करने की ओर छात्रों का रवैया बदलना। अभी यहाँ पर उनकी शंकाओं का निवारण करना होता है, यानी बच्चों की जो शंकाएं होती है, छात्रों की जो शंकाएं होती है, उसका निवारण करना, उसका समस्या का समाधान करना, विशेष से सामान्य की ओर। पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। अभी क्या है, विशेष से सामान्य की ओर, यानी पहले विशेष के सामान्य की ओर, पहले जो विशेष क्या है यह बताने का, और फिर उसके साथ सामान्य क्या होता है यह बताने का, और फिर उसके उदाहरण देते जाने का जाए, और बाद में उन्हीं उदाहरणों या दृष्टांतों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत स्थापित किए जा सकते हैं। इसको आगमनात्मक तर्क भी कहा जाता है। आगमनात्मक तर्क किसको कहा जाता है, जो पहले विशेष यानी दृष्टांतों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं। और यानी कहा जाए तो पहले छात्रों को जो पता है, सरल सामान्य विशेष से, यानी विशेष से सामान्य की ओर, इसको ही आगमनात्मक तर्क कहा जाता है। अभी अगला क्या है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। अभी मनोवैज्ञानिक और तार्किक क्या है, यानी हम तर्क कब मानते हैं, मनोवैज्ञानिक क्या है, यह हम देखते हैं। पहले वह पढ़ाया जाए जो छात्रों की योग्यता एवं रुचि के अनुकूल हो, तत्पश्चात विषय सामग्री के
तार्किक क्रम पर ध्यान दिया जाए। अभी मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर यानी क्या है, हम पहले ही उन्हें तार्किक आधार पर पढ़ाए तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा, उनके सिर के ऊपर से जाएगा। लेकिन पहले हम यदि बच्चों के, छात्रों के मनोविज्ञान को समझते हैं, उनकी मन की भावनाओं को समझते हैं, तो हम फिर उनके मन के स्थिति के अनुसार पढ़ाते पढ़ाते फिर हम उसको तर्क के आधार पर पढ़ा सकते हैं। यानी पहले वह पढ़ाया जाए जो छात्रों की योग्यता, यानी छात्रों की योग्यता के अनुसार। यानी कहा जाए तो हमें जो मैथ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कहा जाता है कि बच्चों को यदि 2 का टेबल ही याद नहीं है, टेबल याद है और उसको जो हमने टेबल ही पता नहीं है और उनको हमने टेबल याद करने के लिए कहा तो पता नहीं, फिर उनकी योग्यता क्या है? उनकी योग्यता है कि उनको टेबल याद पता नहीं है, उनको पहले टेबल क्या है बताने का और फिर उस टेबल को याद करने के लिए बोलना, ऐसा इस प्रकार। अभी क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण व संश्लेषण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों ही छात्रों को स्पष्ट एवं निश्चित तथा सुव्यवस्थित ज्ञान देने में सहायक है। छात्रों को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ज्ञान देने के लिए कौन सहायक है? विश्लेषण और संश्लेषण, यह दो जो है छात्रों को सुव्यवस्थित ज्ञान देने के लिए सहायक है। एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों को किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराता है, जिसे विश्लेषण कहा जाता है। फिर से यहाँ पर विश्लेषण यानी क्या? किसी एक अच्छा शिक्षक है, अध्यापक है, वह छात्रों को पढ़ाते समय किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराता है और तब उसको विश्लेषण कहा जाता है, विश्लेषण करता है। फिर संश्लेषण के द्वारा उस पर ज्ञान को व्यवस्थित करके स्थापित करता है। यानी कहा जाए तो जैसे कि प्रेमचंद की एक कहानी है ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं कहानी पढ़ाने से पहले जो उसमें अज्ञानता है, फिर वह अज्ञानता को बताते हुए फिर वह उस कहानी का संबंध, ठाकुर का कुआं कहानी का संबंध, यानी जो जाति व्यवस्था का विरोध है उस कहानी में, जाति व्यवस्था का विरोध, वर्ग व्यवस्था, अज्ञानता है, यह अज्ञानता वर्ग व्यवस्था, यह बताते बताते फिर उस कहानी को उस विश्लेषण की ओर, यानी जो अज्ञानता के साथ जोड़ना, जात वर्ण व्यवस्था के साथ जोड़ना, उच्च नीचता के साथ जोड़ना, ऐसे करके उसमें एक शिक्षण की रुचि निर्माण की जा सकती है। प्रदान करता है पूर्ण से अंश की ओर। अभी दूसरा क्या है? पूर्ण से अंश की ओर। गेसाल्ट या समष्टि मनोवैज्ञानियों के अनुसार पहले पूर्ण का संज्ञात होता है और बाद में उसके अंशों का। यानी गेसाल्ट और अन्य मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, उनके अनुसार पहले संज्ञान जो है वह पूर्ण होता है और बाद में उनके अंश का। पहले हम वृक्ष को देखते हैं और फिर उसकी तना, शाखाएं, पत्ते इत्यादि। कहने का भाव यह है कि शिक्षण में पहले विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने रखा जाए और फिर धीरे धीरे उनके विभिन्न भावों के विषय में ज्ञान दिया जाए तो शिक्षण ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा। यानी कहा जाए तो शिक्षण प्रभावशाली होने के लिए हम पहले यदि सीधे देखते हैं तो पेड़ को देखते हैं और फिर नज़दीक जाने के बाद हम उनकी शाखाओं, उनकी टहनियाँ देखते हैं पेड़ की। इसी प्रकार शिक्षण जो है धीरे धीरे विभिन्न भागों में बताया जाता है और फिर उसमें इस प्रकार पढ़ाते हैं तो शिक्षण जो है प्रभावशाली सिद्ध होता है। आगे क्या है? प्रकृति का अनुसरण। अभी प्रकृति का अनुसरण जो है वह छात्रों को उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए। यानी छात्रों की जो मानसिक स्थिति है, छात्र की जो योग्यता है, उन योग्यता के अनुसार उनको पढ़ाया जाए, उनको शिक्षा दी जाए। जहाँ तक संभव हो शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में, यह सिद्धांत भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने में लाभदायक। अभी भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रकृति का जो अनुसरण है, प्राकृतिक वातावरण, यह जो सिद्धांत है यह भाषाओं की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। भाषाओं की शिक्षा देने के लिए कौन सा कारक लाभदायक है? तो प्राकृतिक वातावरण। अभी इंद्रियों का शिक्षण में मॉन्टेसरी और फ्रायबेल इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक है। इंद्रियों का शिक्षण, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, प्रवक्ता कौन है? तो मॉन्टेसरी और फ्रायबेल यह इंद्रियों का शिक्षण इस सिद्धांत के प्रतिपादक है, प्रवर्तक है। हमारी 5 इंद्रियां है। 5 इंद्रियां कौन सी है? आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा को
ज्ञान के प्रवेश मार्ग कहाँ थे? ज्ञान के प्रवेश मार्ग कौन से है? तो ज्ञान के प्रवेश मार्ग है आँख है, नाक है, कान है, जीवा है और त्वचा है। यह ज्ञान के प्रवेश मार्ग है। अभी यहाँ से जो है शिक्षण के सिद्धांत क्या है, वो यह यहाँ से प्रारंभ होते हैं। शिक्षण विधियाँ दो प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित होती है। शिक्षण की जो विधियाँ है वह विधियाँ दो प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित है। उसमें पहला क्या है, सामान्य सिद्धांत, और दूसरा क्या है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत एक है और मनोवैज्ञानिक यानी जो विज्ञान के आधार पर, जो मन के विज्ञान के आधार पर स्थापित किया सिद्धांत है उसको मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहा जाता है। और सामान्य सिद्धांत यानी हम देखते हैं क्या है। सामान्य सिद्धांत पहले हम देखते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स। सामान्य सिद्धांत की निम्न श्रेणियों में विभाजित, फिर सामान्य सिद्धांत को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। उसमें सामान्य सिद्धांत की श्रेणियों में पहला क्या है, प्रेरणा का सिद्धांत। अभी प्रेरणा का सिद्धांत में यह छात्रों के बीच नई बातें जानने की जिज्ञासा पैदा करता है। प्रेरणा का सिद्धांत क्या है? प्रेरणा का सिद्धांत यानी छात्रों के मन में, छात्रों के अंदर एक नई बातें जानने की जो जिज्ञासा, उत्सुकता उत्पन्न होती है कब होती है? वह प्रेरणा का सिद्धांत वहाँ पर होता है। दूसरा क्या है, गतिविधि का सिद्धांत। फ्राउबेल की किंडरगार्टेन की अवधारणा इसी पर आधारित है। जो फ्राउबेल की किंडरगार्टेन की अवधारणा जो है वह गतिविधि के सिद्धांत पर आधारित है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियों को सम्मिलित करता है। फिर क्या है, रुचि का सिद्धांत। शिक्षार्थी समुदाय के बीच वास्तविक रुचि पैदा करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। यानी रुचि का सिद्धांत में क्या बताया जाता है कि शिक्षार्थी यानी छात्रों के बीच में, समुदाय के बीच में जो वास्तविक रुचि होती है, वास्तविक जो पसंद होती है वह निर्माण करके उन प्रक्रियाओं में प्रभावशाली बनाया जाता है। दूसरा क्या है, जीवन एक निरंतर अनुभव है और शिक्षण आदि जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। जीवन क्या है? जीवन एक निरंतर अनुभव है और उस अनुभव के साथ शिक्षण आदि जीवन के साथ, शिक्षण जो है जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत है। अस्थायी रूप से जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। अगला क्या है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, यानी जो भी उद्देश्य है वह उद्देश्य हमारे निश्चित होने चाहिए। यह सिद्धांत शिक्षण संस्थानों के अनुकूलतम उपयोग और सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, यह क्या है, सिद्धांत शिक्षण संस्थानों अनुकूलतम प्रयोग और सीखने पर अधिक ध्यान केंद्र करने के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा सिद्धांत? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। अभी उसके बाद क्या है, व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानने का सिद्धांत। अभी वो अंतर्गत जो व्यक्तिगत जो मतभेद होते हैं उस मतभेद को पहचानने का जो सिद्धांत है वह क्या है, हर छात्र ज्ञान, मनोदृष्टि, योग्यता, क्षमता और सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में भिन्न होता है। हर एक छात्र, हर एक इंसान जो है वह ज्ञान के आधार पर, उसकी मन की दृष्टि के आधार पर, उसकी मानसिक शक्ति के आधार पर, उसकी योग्यता, उसके अंदर की क्षमता और सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में वह एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग होता है, चाहे वो छात्र हो या इंसान हो। शिक्षण पद्धति को ऐसे तैयार किया जाना चाहिए, यानी शिक्षण पद्धति को भी सामाजिक योग्यता, मनोदृष्टि, योग्यता, क्षमता, इसके आधार पर ही तैयार करना चाहिए। शिक्षण पद्धति को भी सभी छात्र जीवन में समान अवसर का लाभ उठा सके, यानी ताकि यानी कहा जाए तो जैसे माना जाए कि कोई एक स्थान के छात्र जो है वह जल्दी समझ जाते हैं तो उसको शिक्षण देने के लिए वही पद्धति अवलंबन करनी चाहिए। फिर अगला क्या है, चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत यानी चुनने का, फिर उसको चुनना, चयन यानी चुनने का सिद्धांत। ज्ञान का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। चुनने के सिद्धांत में ज्ञान का जो क्षेत्र है वह दिनों दिन बढ़ रहा है। शिक्षक शिक्षार्थी को उद्देश्यों के अद्यतन और अधिक प्रासंगिक सामग्री को लेने में सक्षम होना चाहिए। यानी चयन के सिद्धांत में क्या बताया है, दिनों दिन शिक्षण जो है वह बढ़ रहा है। शिक्षक शिक्षार्थियों को
उद्देश्य के अनतन और अधिक प्रासंगिक सामग्री को लेने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षक शिक्षार्थी जो है वह प्रासंगिक सामग्री को ज्ञान में लेने के लिए सक्षम बनना चाहिए। अभी यहाँ क्या है, योजना का सिद्धांत। हर शिक्षक के निश्चित समयबद्ध उद्देश्य होता है और इसलिए शिक्षण संसाधनों का उपयोग अनुकूल बनाने के लिए व्यवस्थित होना चाहिए। यानी योजना का सिद्धांत में क्या है, शिक्षक जो है कहा जाता है कि स्कूल में, कॉलेज में भी होता है, स्कूल में भी स्कूल में ज़्यादातर होता है। एक नोटबुक दी जाती है कि इस महीने में यह टॉपिक पढ़ाना है, इस महीने में यह कहानी या यह कविता, यह भाग पढ़ाने हैं। तो इस प्रकार वह योजना का सिद्धांत होना चाहिए। अगला क्या है, विभाजन का सिद्धांत। अधिगम को सरल बनाने हेतु विषय को इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए और इकाइयों के बीच में यथासंभव स्थापित भी किया जाना चाहिए। यानी विभाजन का सिद्धांत क्या है, अधिगम को यानी शिक्षा को, ज्ञान को देने के लिए सरल बनाने हेतु विभाजन आवश्यक है। अभी विभाजन क्या नहीं, क्या हमारा जो पेपर फर्स्ट है यह भी विभाजन में, जैसे पहली इकाई है कि शिक्षण अभियोग्यता, दूसरी है शोध, तीसरी है बोध, चौथी है जो ऐसी इस प्रकार इकाइयों में बांटा जा सकता है। क्यों बांटा जाता है, क्योंकि उसको जो अधिगम, जो ज्ञान जो है, ज्ञान देने की, पढ़ाने की जो विधि है, उस विषय को सरल ढंग से बनाने के लिए। अगला क्या है, संशोधन का सिद्धांत। शिक्षण को अधिक स्थायी बनाने के लिए अर्जित ज्ञान को तुरंत और बार बार संशोधित किया जाना चाहिए। यानी जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को समझने के लिए, प्रासंगिक बनाने के लिए उसमें बार बार संशोधन होना चाहिए, कुछ नयापन आना चाहिए। उसके बाद क्या है, सृजन और पुनर्सृजन का सिद्धांत। यह सिद्धांत कक्षा के वातावरण को हास्यपूर्ण और रचनात्मक बनाने के लिए अति आवश्यक है। सृजन और पुनर्सृजन का सिद्धांत किसके लिए आवश्यक है, तो कक्षा का वातावरण ठीक करने के लिए, कक्षा के वातावरण में हास्यपूर्ण और रचनात्मक बनाने के लिए यह आवश्यक है। इसके बाद है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। लोकतांत्रिक व्यवहारों के सिद्धांत में यह सिद्धांत छात्रों को विभिन्न गतिविधियों की योजनाओं बनाने की, यानी लोकतांत्रिक व्यवहार के सिद्धांत में छात्रों को जो है विभिन्न जो भी उसकी गतिविधियां है, उन गतिविधियों का ठीक तरह से एक नियोजन बनाने के लिए और फिर नियोजन बनाकर उनको क्रियान्वयन करने, उन पर क्रिया करने पर बल देता है। यह शिक्षार्थियों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को विकसित करने में सहायता करता है। छात्रों में आत्मसम्मान या आत्मविश्वास उत्पन्न करने में कौन से कारक महत्वपूर्ण है, सूत्र है, तो लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं और कल हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो आज की वीडियो सामान्य सिद्धांत में यहाँ तक हम रुकते हैं। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए पेपर 1 और पेपर 2 में हम सिर्फ हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं और पेपर 1 में जो पेपर 1 का पाठ्यक्रम है वह पढ़ाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए और हाँ, कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।